आशीष जी ने स्वामीनाथन की चित्रकला पर बातचीत करते हुए हमारे भारतीय समाज में मौजूद जो स्कूल हैं, यूँ कहे घराने हैं या समूह हैं, उनके चित्र शैलियों पर बातचीत की। और एक अच्छी बात उन्होंने कही कि वैकल्पिक भारतीयता की खोज के विचार के तहत यह हो रहा है, और जो पौराणिक भारत है और उसी के साथ साथ एक जो औपनिवेशिक माइंडसेट या मानसिकता का भी भारत है, उसे बाहर निकलने की जद्दोजहद स्वामीनाथन के चित्रों में देखने को मिलती है। अच्छी बात रेखांकित की, जो मेरी बात को और भी सहज करेगा आगे, कि तंत्र साधना, लोक और आदिवासी जीवन को लेकर जो उनका जुड़ाव रहा या जो उनकी झलकियां देखने को मिलती है उनके रंगों में, चित्रों में, यह निसंदेह उस वैकल्पिकता की खोज ही है। अगर मैं इन सबको मिलाकर कहूँ तो ये कहना चाहूँगा कि स्वामीनाथन एक कलाकार के रूप में सहचर और सहधर्मियों की खोज करने वाले चित्रकार हैं। यह सहचर और सहधर्मी की खोज कौन कर सकता है और क्यों करेगा? निसंदेह एक चित्रकार, एक कलाकार जो अपने समय को, समाज को, देश को, दुनिया को जानता है, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की हो, सामाजिक यात्रा, संघर्ष देखा हो, और जो कला की दुनिया में एक बौद्धिक दखल रखता हो, उसका विचार, उसकी दृष्टि सहचर और सहधर्मी ही हो सकती है। मुक्तिबोध इस संदर्भ में याद आते हैं, सहचर और सहधर्मियों की खोज की बात करते हैं। स्वामीनाथन के जो चित्र हमारे सामने है या हम जो देखते हैं, पहाड़, पेड़ और पक्षी या चिड़िया की श्रृंखला की जो चित्र मिलते हैं, और वहाँ से जो यात्रा हम देखते हैं स्वामीनाथन के अंतिम दिनों तक की। 94 में उनका निधन होता है। 1993 के आसपास की पेंटिंग को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि स्वामीनाथन जहाँ से अपनी कला की यात्रा कर रहे हैं, जिस वैचारिक बहस के साथ एक पौराणिक और एक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर यात्रा करनी है, वहाँ से जब वो बैतूल के जंगलों या बस्तर के जंगलों तक चले आते हैं, जनगण सिंह, श्याम, भूरीबाई आदि तक को खोज निकालते हैं, तो हमें ये दिखता है कि एक चित्रकार जो बौद्धिक भी है, संग्राहक भी है, जिसकी एक चिंता भी है, वह अपनी यात्रा में सहचर और सहधर्मियों की खोज कर रहा है, और इसकी झलकी, इसकी अभिव्यक्ति उनके चित्रों में मिलती है। मैं अपनी बात उनके चित्रों पर केंद्रित करके ही कहूँगा, और माफ़ करिएगा, हो सकता है कि मैं एक अलग तरीके से उनके चित्रों या रंगों को पढ़ रहा हूँगा। उनका एक चित्र है, पेंटिंग है, लिली बाय माय विंडो। 1970 में ये उसकी रचना की उन्होंने। फिर बाद के दिनों में बर्ड, ट्री और माउंटेन की जो श्रृंखला बनती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो पहाड़ है वो खास तौर पर मौजूद है, चिड़िया मौजूद है और पेड़ भी मौजूद है। और हम देखें उन चित्रों की संरचना कैसी है, वे ज्यामितिक हैं। और ये सवाल आता है कि एक रचनाकार, एक कलाकार जो अपने चित्रों में पहाड़ बना रहा है, प्रकृति को चित्रित कर रहा है, या तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकृति का जीव होने के नाते जो भी संवेदनशील होगा वह प्रकृति को व्यक्त करेगा। और कलाओं में हमने इस चीज को देखा है, कविताओं में प्रकृति को देखा है। तो सवाल यह है कि वे जो पहाड़ हैं, जिनकी ज्यामितिक संरचना है, ये अपनी भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये पहाड़ रोमांटिसिज्म के दौर में जो आए हुए पहाड़ हैं चित्रों के दुनिया में, उन पहाड़ों से अलग हैं? स्वामीनाथन के चित्रों को देखते के क्रम में ही मैंने कुछ और चित्रों की भी खोजबीन की। आशीष जी ने एक अच्छी बात कही कि चित्रकला हमारे लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाता रहा है, तो हम भी उसी के शिकार रहे हैं। लेकिन स्वामीनाथन के जरिए चित्रकलाओं की, रंगों की दुनिया को समझने की कोशिश की मैंने निजी तौर पे। जैसे रोमांटिसिज्म, जर्मन रोमांटिसिज्म के एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं कैस्पर डेविड फ्रेडरिक, उनके चित्रों में भी पहाड़ आता है। हम भारतीय या जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के चित्रों में भी हम देखें पहाड़ देखेंगे, या और भी चित्रों में हमें पहाड़ दिखाई देखने को मिलेंगे।
अगर हम यह कह रहे हैं कि स्वामीनाथन अपने रंगों से एक वैकल्पिक निर्मित कर रहे हैं, तो वो पहाड़, उनकी आकृतियां, उनके रंग, उनकी धारियां कहना क्या चाहती हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहाड़ हैं, वो जो धारियां हैं, जो ज्यामितिक संरचना है, वो सहचर और सहधर्मी प्रवृत्ति की है। और उन्होंने पहाड़ों के जरिए, इन चित्रों के जरिए दो काम किया। पहला कि पूर्ववर्ती जो प्रवृत्ति है चित्रकारी की, पेंटिंग्स की, उससे अलग हुआ जाए, और दूसरी बात, अलग होते हुए उन प्रवृत्तियों को उद्धृत किया जाए, रेखांकित किया जाए, जो उनके विचार में है, एक बुद्धिजीवी के रूप में है, उसे हम कैसे व्यक्त कर पाएंगे। और हम देखते हैं तो जो पहाड़ हैं, वो सारे पहाड़ एक दूसरे पर लदे हुए हैं, या यूं कहे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कहीं कहीं जो पहाड़ हैं वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त दिखाई देते हैं। ये इस बात के सूचक है, अमूमन हम पहाड़ों को जड़ प्रतीक के रूप में लेते हैं, पहाड़ की तरह अडिग होने की बात करते हैं, वो जड़ है। लेकिन एक रचनाकार, एक चित्रकार जब पहाड़ों को अपने चित्र में ला रहा है, तो क्या वो पहाड़ जड़ है? यहां मुझे लगता है जो स्मृतियां हैं या अनुभूतियां हैं, वो अनुभूतियां एक केंद्र में है, और उस केंद्र के साथ ही उसमें प्रवाह है, उसमें धारा है। और यह जो एक गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने की जो बात दिखाई देती है, वह दरअसल मुझे लगता है वह एक स्वायत्तता का विचार है, जो स्वामीनाथन खुद कहते हैं। जब उन्होंने 62 में जो ग्रुप बना 1890 का ग्रुप 1890, और उसका मैनिफेस्टो जो उन्होंने लिखा, उसमें एक अच्छी बात वो कहते हैं कि कला या कला का रूप के बनने का इतिहास जो भी हो, उसके होने का अपना ही अर्थ निकलता है। जो स्वरूप है वही मुक्त रूप है। इसकी स्वतंत्रता ना तो इसके इतिहास का खंडन है और ना ही इसका पुनर्पूंजीकरण है। यह हमारी मानव सभ्यता की यात्रा, उसके संघर्ष, उसकी अनुभूतियों पर एक टिप्पणी है। और मुझे लगता है उन चित्रों को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि जहाँ गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हैं, वे उस इतिहास से निकल कर आगे जाने के एक अभ्यास है। पहाड़ हैं, जो ज्यामितिक संरचना है, मुझे यह सहजीवी लगते हैं। और जो धारीदार पहाड़ है, उनमें धारियां है, रंगों, कई तरह के रंग है, ये पहाड़ों की जीवंतता का सूचक है। ये जीवित पहाड़ हैं जिसके अंदर स्पंदन है। और मैं जिस परिवेश से हूँ, अपने जंगल पहाड़ों की दुनिया से, और यूं कहूँ मैंने उनके चित्रों को उसी तरह देखा है। पहाड़ सहजीवी होते हैं और एक दूसरे के कंधे पर कंधा डालकर खड़े रहते हैं। पहाड़ कभी भी अकेले विखंडित नहीं होते। जो पहाड़ विखंडित होगा, अकेला वो मृत होगा। और ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह की खुदाई चली है, पहाड़ों की खुदाई में हिंसा हो रही है, पहाड़ उसी तरह के मृत किए जा रहे हैं। तो स्वामीनाथन के अंदर ये विचार मुझे दिखता है। और जो धारियां हैं, जो स्मृतियों को स्पंदित करती हैं, अनुभूतियों को स्पंदित करती है, वो हमें किसी केंद्र में बांधकर स्थिर नहीं करती। और जो पक्षी है, पक्षी की भंगिमाओं को हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पक्षी पहाड़ की उस ऊंचाई पर बैठा है, जहां से कुछ देख रहा है। तो देखेगा तो क्या उसे देखने को मिलेगा। मैं स्वामीनाथन की एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। तो दूसरा पहाड़ शीर्षक कविता है, उसमें कहते हैं, यह जो सामने पहाड़ है, इसके पीछे एक और पहाड़ है जो दिखाई नहीं देता। सामने जो पहाड़ है, इसके पीछे एक और पहाड़ है जो दिखाई नहीं देता। और इसी क्रम में जब वो आगे कहते हैं, वह पहाड़ दिखाई नहीं देता महाराज, उस पहाड़ में गुजरों का पड़ाव है। वह भी दिखाई नहीं देता, ना गुजर, ना काली पोशाक तनी कमर वाली उनकी औरतें, ना उनके मवेशी, ना उनके झबड़े कुत्ते, रात में जिनकी आंखें अंगारों से धधकती है। तो स्वामीनाथन के चित्रों में मुझे लगता है ये जो उनका जो पहाड़ शीर्षक कविता है, उसमें उनकी झलकियां देखने को मिलती है। और एक
सहचर सहधर्मियों की तरह, एक पक्षी की तरह जो पहाड़ पर देखकर हम आगे देख रहे हैं निरंतर, और जब हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, पहाड़ पे जाएंगे, तो हम भले आगे की चीज़ों को देखें, लेकिन जो पहाड़ के साइड है वो नहीं देख पाता है। तो सहधर्मियों की खोज का यह जो रंगों से वैचारिक प्रदर्शन है, जो प्रस्तुति है, यह उनके जीवन में घटित होती है। और एक दूसरी बात कि आशीष जी ने जो बात कही कि ये जो पहाड़ हैं, ये जो अंतःकरण, उनके अंतःकरण का जो आयतन है, उसी की अभिव्यक्ति है। मुझे लगता है कि सिर्फ अंतःकरण के आयतन की अभिव्यक्ति, की अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे लिली बै मैं विंडो, इस चित्र को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत साफ साफ दिखता है कि शीर्षक अगर है कि हम खिड़की से एक लिली को देख रहे हैं, पौधे को देख रहे हैं, और सामने पहाड़ है, पेड़ है। तो सीधी सी बात यह है कि जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो चित्रकार है या दर्शक जो व्यक्ति है, और दूसरा जो हम देख रहे हैं जो चित्र में है वह है। तो यहाँ जो अंदर और जो बाहर है, जो अंतर और बाह्य, ये दोनों चीजें दिखाई देती है। मुक्तिबोध अंतर और बाह्य के संघर्ष की बात करते हैं। ये अंतर और बाह्य, वो उनके रंगों में उसका संघर्ष, उसका आत्मसंघर्ष, अंतर्द्वंद, सारी चीजें झलकने को देखने झलकती है। और जब वो बैतुल जाते हैं पहली बार अपने जीवन में, और वहाँ जो अनुभव उनको मिलता है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। बहुत ज़रूरी बात उन्होंने कही है। एक घटना घटती है कोरकू आदिवासियों के गांव में, जहाँ एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, और उसी समाज का एक व्यक्ति कुछ गीत गाकर या मंत्र पढ़कर उसका विष उतार रहा है, और विष उतर जाता है और आदमी ठीक हो जाता है। इस घटना पर 1955 ईस्वी में जो उन्होंने यात्रा की थी, एक ऑटोबायोनोट्स उन्होंने लिखा, जिसमें कहते हैं कि इस घटना के साक्षात्कार ने मुझ पर गहरा असर डाला, और आदिवासी जीवन से इस परिचय के आरंभिक प्रसंग ने आगे चलकर मेरी कला को भी प्रभावित किया। और जब वो बस्तर जाते हैं, उन आदिवासी अंचलों में जाते हैं, वो लोगों से बात करते हैं और लोगों के अंदर की कला को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये वो खुद कहते ही हैं कि हर मनुष्य के अंदर कला है और हर मनुष्य के लिए कला है। और जब उन्होंने कॉपी कलम और पेंसिल और कागज दिए, तो जो चित्र आदिवासियों ने बनाए उसको लेकर उन्होंने कहा कि जादुई लिपि है। यह हास्यास्पद लग सकता है कि किसी ने कुछ उकेर दिया चित्र पर, और हम उसे कहे कि ये जादुई लिपि है, हम उसको इस तरह का महत्व दे रहे हैं। लेकिन यह एक ऐतिहासिक महत्व का प्रसंग है, स्वामीनाथन के जीवन प्रसंग से जुड़े हुए, कि उन्होंने जो मानव सभ्यता की जो आद्य शैलियां हैं, अशोक वाजपेयी जी ने एक लेख भी लिखा था उन पर, जो आद्य शैलियां हैं, उन आद्य शैलियों में जो मानव सभ्यता के संघर्ष, अनुभूतियां, स्मृतियां, उनका जो द्वंद्व, उसको जो व्यक्त किया है, ये उन्हें आदिवासियों के यहाँ देखने को मिलता है। और इसीलिए जब 93 और 91 के दौरान जो पेंटिंग्स उनके बनते हैं, उन पेंटिंग्स में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो पेंटिंग है दरअसल ये कुछ नहीं है, ये आदिवासियों की दीवारों में जो लिपाई की जाती है वही लिपाई है। और वो लिपाई में कुछ रेखाएं हैं, ये हैं, हमें तो लगेगा कि ये तो बड़ा विचित्र सा चीज है। लेकिन हम ये देखें, अगर हम आदिवासी चित्रकला की ही बात करें, हम जनगण सिंह श्याम की बात करें, भूरी बाई की बात करें, या झारखंड में जो सोहराई कला है, या संथालियों के बीच जो जादूपाटिया कला है, हम इन कलाओं को देखें, या जो आदिवासी समाज पूजा के दौरान सिंदूर से या चावल के आटे से जो आकृतियां बनाते हैं, उन चीजों को हम देखें, तो ये जो आकृतियां, ये महज आकृतियां नहीं है, ये भाषा है, रंगों के जरिए, चित्रों के जरिए भाषा है, जो हमारी सभ्यता की यात्राओं की याद दिलाती हैं। और ये बहुत स्वाभाविक रूप से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो कलाएं हैं, ये आद्य शैलियां हैं कला की, और अगर ये अभिव्यक्त हो रही हैं आदिवासी समाज की तरफ से या किसी समाज की तरफ से, तो वे समकालीन इसलिए हैं क्योंकि उसमें शामिल जो कलाकार है, उसका समाज है, जो समय है, वह समकालीन सवालों से जूझ रहा है।
और वह सिर्फ इतिहास पर टिकी हुई रूढ़िवादिता या ठहराव नहीं है, इसका जिक्र भी किया है उन्होंने इसी मैनिफेस्टो में कि इतिहास ठहराव भी पैदा कर सकती है। उन्होंने अपने बौद्धिक विचारों लेखों में, अपनी कला समीक्षा में उन्होंने इन चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार किया है। तो एक यात्रा है, इतिहास से जुड़कर भी, इतिहास से मुक्त होकर नई बनती हुई इतिहास श्रृंखलाओं की यात्रा है। और अगर हमने भीमबेटका के कला चित्रों को देखा है, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आकृतियां चित्र मिले हैं उनको हम देखें, हम उनको देख लें, फिर भूरीबाई की चित्रकारी देखें या आदिवासी कला के जितने भी रूप हैं उनको हम देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि ये चीज़ें तो वहाँ से यात्रा कर कर चली आई हैं। और इस चीज़ को पकड़ा समझा स्वामीनाथन ने, और रंगों के माध्यम से जो कलाकार हैं रंगों की दुनिया के, चाहे आदिवासी समाज के हो, लोक समाज के हो, उन्होंने उन सबको सामने लाया। और उनका यह जो प्रयास है, यह प्रयास उस विचार को सामने लाता है कि अगर हम वैकल्पिकता की खोज कर रहे हैं, अगर हम देशज आधुनिकता की खोज कर रहे हैं, तो उसके आधार क्या हो सकते हैं, उसका ऐतिहासिक आधार क्या हो सकता है, उसका समकालीन जीवन से जुड़ा हुआ आधार क्या हो सकता है। तो स्वामीनाथन के चित्रों को देखते हुए मेरे मन में ये विचार आते हैं। समय काफ़ी हो चुका होगा, मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा, फिर कभी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। इस तरह से यह सत्र समाप्त होता है। मुझे लगता है शायद हमने समय पर ही समाप्त किया है। जी जी, सत्र में